अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसी मुस्कुराती और ख़ूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हफ्ते का दिन है और हस्बे मामूल आज भी हम अपनी बात का आगाज़ ऐसे ही किसी उन्वान से करेंगे जो मामूल से ज़रा हट कर होगा। और जनाब मेरे जहन में ना एक सवाल आ रहा था और मैं इसका जवाब तलाश करने की कोशिश भी कर रही थी। सोचा आप लोगों से भी इसका जिक्र कर लूँ। और मैं सोच ये रही थी कि भला ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान में अदब और शेर व शायरी का वो मयार नहीं रहा है जो चंद सालों पहले यहाँ पर हुआ करता था। और आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि जर्मनी, रूस, अमेरिका, साउथ कोरिया, बरतानिया जैसे ममालिक में अदब बहुत ही रिच हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में वो उस तरह से इवॉल्व नहीं हुआ जैसे उसे होना चाहिए था। इस मौजू पर कुछ रिसर्च की चीज़ें पढ़ने के बाद ये मुझे मालूम हुआ कि वजह तो सिर्फ साफ हमारे सामने वाज़े है। दरअसल हमने उसे इतनी अहमियत ही नहीं दी है जितनी कि हमें देनी चाहिए थी। आपको भी पता होगा कि ये किस्से कहानियाँ, ये शेर व शायरी है क्या? दरअसल ये दुनिया की बेहतरीन तख्लीक़ात में इनका शुमार होता है। सदियों से इंसान का हसीन तरीन मशगला रहा है ये, और इसी ने कौमों को बनाया है और इसी ने कौमों को संवारा भी है। इंसान हमेशा से ही ना इस सिलसिले में नई नई जहतें तलाश करने में लगा रहा था। सकाफ़ती लिहाज से देखा जाए तो अमीर मुआशरों में अदब को इतनी ही अहमियत दी जाती है जितनी सर्द इलाकों में लोग चादर को देते हैं, और ये उनके रवैये और उनके मजाज का लिबास होती हैं जो उनकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। एक मशहूर शायर हैं जॉन केट्स, उनका ये कहना था कि अदब एक ऐसी खूबसूरत तरीन चीज़ है जो हमेशा खुशी का बाइस बनती है। और इसी तरह आप उन ममालिक में लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखें तो आपको ये एहसास होगा कि वो हमसे किस कदर मुख्तलिफ है। सिर्फ वो ही नहीं, अगर आप अपने बारे में देखें, अपने अदब अपनी बुलंदी पर था तो हमारे आबा व अजदाद भी इसी तरह रहा करते थे। तब भी बच्चों को ख़ुद से कहानियाँ और शेर तहलीक करने की तालीम दी जाती थी, उन्हें किस्से कहानियाँ सुनाए जाते थे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा नहीं है, और यही वजह है कि हमारी सकाफ़त बर्बाद हो रही है। हम अपने आबा व अजदाद की खूबियों को फरामोश करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो मुझे लगता है कि अब अदब जो है वो चंद लोगों तक ही महदूद होकर रह गया है। हमें लगता है कि अदब सिर्फ मखसूस लोगों का ही है और उनसे ही वाबस्ता होना चाहिए, और ये शायद फ़नकारों का मशगला है, आम इंसान का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे जहनों में अब ये चीज़ पनपना शुरू हो चुकी है, और यही वजह है कि ना यहाँ पाई की शायरी पैदा हो रही है और ना ही किस्से कहानियाँ अब हमें उस तरह सुनने को मिलती हैं। तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो बरसगीर पाको हिंद अपनी शायरी और लोक दास्तानों के हवाले से बहुत मशहूर रहा था। हमारी पंजाबी और सराइकी शायरी ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी थी कि हम इस रिवायत, इस रीत को आगे बढ़ाते और अदब और सकाफ़त की खेती को शादबाद रखने के लिए हम कुछ ना कुछ करते, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके, और यही वजह है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस फ़ख्र को खो चुके हैं। बुनियादी तौर पर होता यह है कि हमने अदब को परवरिश का हिस्सा ही नहीं बनाया। वैसे तो मसला ये है कि लोगों की तरजीहात में भी नहीं है, लेकिन एक मसला ये भी है कि हम उसके लिए वक्त भी नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, हम मसरूफ़ रहते हैं तो मसरूफ़ ज़िंदगी में समझ ही नहीं हमें आती है कि हमने कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है। ये मामला सामने ना आता अगर उसे हमारी इब्तदाई तालीमी निज़ाम का हिस्सा बना दिया जाता, क्योंकि वही से आगाज़ होता है। किसी भी फ़र्द की शख्सियत बनने का आगाज़ हमारी तालीमी कह लें कि इक़दार से ही होता है। जहाँ पर हम तालीम लेने जाते हैं वहीं से होता है। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, बंगाल के शायर हैं, बड़े मशहूर शायर और अदीब हैं। उनका ये कहना था कि सबसे जो आला तालीम है वो ये है कि जो हमें महज़ मालूमात नहीं देती बल्कि हमारी ज़िंदगी को कायनात के साथ हम आहंग बनाती है। और अदब
उसी का एक काम करता है। इसलिए ये पहला काम तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनता है कि वो इस अदबी शौक़ की आग को दोबारा रोशन करें, मगर उसके साथ साथ हमें भी चाहिए कि घरों में एक माहौल हम बनाएं। वीकेंड्स पर सारे फैमिली मेम्बर्स एक महफ़िल सजा लें घर में, जिसमें शेर व शायरी का अहतमाम हो, जहाँ बच्चों को उसकी तालीम दी जाए। वैसे तो ये काम गाहे बगाहे होते रहना चाहिए, लेकिन वीकेंड्स पर मेरे ख्याल से, क्योंकि सब लोग घर पर होते हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हुए होते हैं, सबके पास टाइम भी होता है, तो वो इस तरह की महफ़िल सजा कर अपनी रिवायात को मज़ीद बरकरार रख सकते हैं और रिवाइव कर सकते हैं। तो हम तो कोशिश कर रहे होते हैं कि किस तरह हम उन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात करें जो कि मांद पड़ती जा रही हैं, लेकिन जिसका इनफरादी लेवल पर हम सबको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होगा। तो हम उसके ऊपर अभी भी बात करें और आगे भी इंशाल्लाह बात करते ही आएंगे और अपनी आवाज़ उठाते ही आएंगे। तो खैर ये थी जनाब कि हमारा अदबी ज़ौक़ होना कितना ज़रूरी है हमारे अंदर, तो उस पर हमने बात की है। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ ख़वातीन के हवाले से बात कर लेते हैं। तो जनाब किचन से ख़वातीन का मुंसलिक होना आम सी बात समझी जाती है, लेकिन प्रोफेशनली उससे जुड़ना एक और बात है, क्योंकि जब आप घर के 5 अफराद के लिए या किन्हीं अफराद के लिए खाना बनाएंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके लिए, उन्हीं लोगों के लिए रूटीन में खाना बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये आपकी एक रूटीन का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जैसे ही घर में कोई मेहमान आता है या कोई गेट टुगेदर हो जाती है, तो आपका सारा दिन किचन में गुजरता है, जो कि काफ़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन जब आप बतौर शेफ़ काम करते हैं ना, तो फिर किसी खातून के लिए बड़े पैमाने पर कुछ बनाना या पकाना आसान बात नहीं होती है, क्योंकि फिर आपने खाना भी ज़्यादा बनाना होता है और दूसरा ये कि जायके को भी मलहूज़े ख़ातिर रखना होता है। और फिर कहते हैं कि मीठा बनाना हर किसी की एक्सपर्टीज़ में नहीं होता है, या इसको पकाना एक अलग से फील्ड होता है जो कि काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है। तो आज हम आपका तारुफ़ एक ऐसी ही टैलेंटेड शेफ़ से करवाने जा रहे हैं जो कि मीठा बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। 9 साल से वो इस फील्ड से मुंसलिक है और उनसे जानेंगे कि बतौर शेफ़ आपको किन बुनियादी बातों का पता होना चाहिए और मीठा बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है। केक या पेस्ट्रीज़ बनाने की आसान टिप्स भी आज हम उनसे लेंगे, और ख़वातीन के लिए शेफ़ बनना कितना मुश्किल है या कितना आसान है, ये सब उनसे हमने पूछना है। और हमें आज ज्वाइन किया है शेफ़ आयशा सरवर हैं, और उनसे हम लोग मिलेंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे। आयशा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। हमें बताइए कि 9 साल हो गए हैं आपको ये इस कह लें कि फील्ड से जुड़े हुए, तो 9 साल से आप मीठा ही बना रही हैं या कुछ और भी बना रही हैं? मैंने स्टार्ट बेकिंग एंड पेस्ट्री से ज़रूर किया था। अच्छा। लेकिन मुझे ये था कि मुझे एक ऑलराउंडर बनना है, मुझे मैक्सिमम कुजीन्स को कैटर करना है, क्योंकि जब आपको तजस्सुस होता है, आपको सीखने की जुस्तजू होती है, तो आपको होता है कि मैं ये भी सीख लूँ, मैं ये भी सीख लूँ। स्टार्ट यूजली हम पाकिस्तानी कुजीन से करते हैं, लेकिन मैंने बेकिंग से स्टार्ट किया। अच्छा, आपने बेकिंग से स्टार्ट मैंने किया? डायरेक्ट बेकिंग से स्टार्ट किया और उसके बाद करते करते आज 9+ ईयर्स हो गए हैं। बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे कुजीन्स को कैटर किया है, इटालियन, फ्रेंच, अमेरिकन, स्पेनिश, मतलब यू नेम इट, आई कैन टेल यू समथिंग अबाउट इट। वाह, क्या बात है। तो जनाब आयशा, जिस तरह हम बात करते हैं कॉम्पिटिशन्स के हवाले से, ब्लैक बॉक्स के हवाले से, अभी तक आपको ये चैलेंज 9 सालों में करना पड़ा है कि अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है? मैंने कॉम्पिटिशन्स में तो एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक ब्लैक बॉक्स, हाँ। लेकिन ख़ुद मैंने बहुत से इस तरह के काम ज़रूर किए हैं। लाइक मैं डेली बेस पे ज़रूर कर रही होती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल घर में जो चीज़ पड़ी हुई है उससे क्या बन सकता है, तो मतलब खुद से डेवलप करने की कोशिश कर रही होती है नई नई रेसिपीज? बिल्कुल बिल्कुल, ऑन डेली बेसिस। अच्छा। तो उस तरह से ये होता है कि बहुत सारा कुछ एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर आप, क्योंकि आई एम अ रेसिपी डेवलपर एज वेल, तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, टेस्ट, टेक्सचर्स के साथ, तो कुछ ना कुछ न्यू ज़रूर बनता है। तो अभी तक कुछ न्यू बना है? कोई रेसिपी आपने ऐसी डेवलप की है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी और वो क्या ही मज़े की बनी हो, अगर आप एक्सपीरियंस कर रही हो? बिल्कुल, मैंने इस तरह से किया है। जब मैं बाहर गई थी तो मैंने ये देखा कि पाकिस्तानी कुजीन को लोग ज़्यादातर जानते नहीं हैं। तो मैंने उस टाइम से ये ठाना कि चूँकि पाकिस्तानी कुजीन की वो रिकग्निशन नहीं है, आई विल गोना डू समथिंग कि लोग उसको जानें। ओके। सो एक
तरीका होता है प्लेट ऑन आर्ट का, जिसके अंदर आप बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट करते हो। और पाकिस्तानी कुजीन वैसे तो बहुत खूबसूरत है, खाने में भी, देखने में भी, लेकिन प्रेजेंट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हाँ। चूँकि वो सालन की डिशेस हैं और इस तरह करके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना डिज़र्ट को इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि वो प्लेट ऑन दी आर्ट लगा है। तो बहुत सारी इस तरह की रेसिपीज़ हैं जो मैंने बनाई हैं। इवन कि बैक इन 2019 शान किचन मैंने बन किया था पाकिस्तान के अंदर, और उसकी जो डिश थी, जो स्टार्टिंग डिश भी थी और जो एंडिंग भी थी, दैट वाज अ मास्टरपीस इन इट्स ओन। अच्छा। या दही भल्लों को मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया था कि जो देखता था वो दंग रह जाता था कि ये क्या है। अच्छा, मतलब पता नहीं चलता था कि ये दही भल्ले हैं। दही भल्लों के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते थे उसके ऊपर, लेकिन बहुत ही उसको खूबसूरती आर्टिस्टिक वे में आप इस तरह से प्रेजेंट करो कि वो ऑथेंटिक भी रहे, उसका टेस्ट इससे ज़्यादा बेहतर आए, लेकिन देखने वाला कहे कि ये क्या बात है, ये क्या बात है, ये क्या रेसिपी है। मतलब सिर्फ खाना बनाना आर्ट नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन भी एक अलग ही आर्ट होती है, क्योंकि खाना चखने से पहले हमारी आंखें उसको चख रही होती है, टेस्ट कर रही होती है, और अगर हमारी आंखों को ही वो चीज़ पसंद नहीं आएगी तो वो टेस्ट भी हमें समझ नहीं आ रहा होता। तो अब जैसे मुझे यहाँ पर लिखा हुआ है जी आपकी स्पेशलिटी पेस्ट्रीज़ में है, यहाँ पर डिज़र्ट में है, तो डिज़र्ट में कितनी चीज़ें, कितनी किस्म की चीज़ें जो आप बना लेती हैं? डिज़र्ट में एक्सपेरिमेंटेशन भी मैं करती हूँ, क्योंकि रेसिपी जब आप खुद डेवलप करते हो तो उसके अंदर एक्सपेरिमेंट जो है वो उसका पार्ट है। जिस तरह से मैं पहले आपको बता रही थी, इट्स अ फ्यूजन कुजीन, जिसके अंदर आप 2-3 कुजीन्स को मिक्स करके बनाते हो। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी कुजीन की कुछ चीज़ों को मैंने लिया और साथ में मैंने उसको मिक्स कर दिया किसी वेस्टर्न टेक्निक के साथ, या उसको प्रेजेंट उस तरह से कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसा टार्ट है, टार्ट के अंदर अब वो एक वेस्टर्न चीज़ आपके पास आ गई, फ्रेंच आ गई, उसके अंदर पाकिस्तानी कुजीन का क्या एलिमेंट मैं लेकर आई हूँ, रस मलाई का, रबड़ी टार्ट, डिफरेंट लेयर्स थी, पीपल एंजॉयड इट अ लॉट। अब जहाँ तक सवाल है कि कितनी चीज़ें हैं, डिज़र्ट इज़ अ ह्यूज कैटेगरी। उसके अंदर नो बेक डिज़र्ट्स भी आ जाते हैं, बेक्ड की अलग कैटेगरी आ जाती है, सो इट्स लाइक एन ओशन। और वो उस ओशन में आप जो है ना वो तैरना शुरू कर दिया हुआ है आपने। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जो देखने वाली ख़वातीन हैं इस वक्त, जो आपको देख रही हैं, गर्ल्स देख रही हैं, या फिर मर्द हजरात भी, उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे शेफ़्स हमने देखे हैं, मर्दों के हाथ में भी बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। तो शेफ़ बनना आसान है प्रोफेशनली? घरों में तो हर कोई कुकिंग कर लेता है थोड़ा बहुत, प्रोफेशनली इस चीज़ को परसू करना आसान है या मुश्किल है? थोड़ा सा डिसिप्लिन इसके अंदर ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अच्छा। मुझे लगता है आपके लिए वो हर चीज़ आसान है अगर आप इंटरेस्टेड हो उसके। तो आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि तब जाके आप इस फील्ड में फिट इन होते हो? अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि एक शेफ़ होता है हॉट किचन का और एक होता है कोल्ड किचन का। लाइक जैसा पेस्ट्रीज बनाना है, ये कोल्ड किचन, बेकिंग इज़ टोटली अ साइंस। बहुत सारे जो बेकिंग शेफ़ होते हैं वो हॉट किचन में जाके काम कर लेते हैं, लेकिन हॉट किचन के शेफ्स बेकिंग नहीं कर पाते। उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न ये है कि जैसा हम लोग घर में खाना बनाते हैं, खाना चखा, नमक कम लगा, दोबारा से डाल दिया, एडजस्ट हो गया। बेकिंग इज टोटली ऑपोजिट देन दैट, इट्स वेरी अनफॉरगिविंग। उसके अंदर आपको सेकंड चांस नहीं मिलता है, जो पहली दफा आपने कर लिया वो कर लिया। बिल्कुल। सो बहुत सारे लोग हॉट किचन के शेफ बेशक बन सकते हैं, लेकिन दे हैव टू टेस्ट देयर ओन पेशेंस टू बिकम अ पेस्ट्री शेफ और अ बेकिंग शेफ फॉर दैट। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मेहनत हर फील्ड में रिक्वायर्ड है। अगर आप मेहनत करोगे आपको उसको ज़रूर फल मिलेगा। सही है। तो हमें आप ये भी बताएं ना कि कोई ऐसी कोई टिप्स हमें देकर जाएं कि घर पे जो बनाने वाली ख़वातीन हैं वो किस तरह अपने खानों को मज़ीद और भी इन्हांस कर सकती हैं, मज़ेदार बना सकती हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर आपने कुछ भी बनाना हो जो इजी हो या डिफ़िकल्ट हो, आप अपनी जो प्रेप करते हो चीज़ों की, उसको जितना आप डिसिप्लिन तरीके से लेकर चलोगे, जितना कम मेसी होगा आपका किचन, आप बेहतर चीज़ बना सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, जिस चीज़ को भी आप, जिस रेसिपी को भी फॉलो करो, उसको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। अगर तो आप बेकिंग कर रहे हो, अच्छा, आपको रिजल्ट्स उसके एक्सीलेंट मिलेंगे। ओके। और उसके अंदर जब आप थोड़ा सा प्रोफेशनली आगे आ जाओ तो आप उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करके रेसिपी डेवलपमेंट में भी जा सकते हो।
अगर आप हॉट किचन में या कुछ ठीक है। सेवरी चीज़ बना रहे हो, कुछ इस किस्म का बना रहे हो, तो उसके अंदर हमेशा आप ऊपर या नीचे अपनी रेसिपी को कर सकते हो एंड इट्स इजी टू डू इट। ठीक है। और आयशा जो है ये पेस्ट्रीज भी कुछ बना के, ब्राउनीज मेरे ख्याल से बना Yes, कर it's लेकर आई हैं। brownies. और ये कौन कौन सी ब्राउनीज है, जल्दी जल्दी ज़रा हमें बताएं। अच्छा, इसके अंदर कुकीज़ एंड क्रीम है, दीज आर एक्सो ब्राउनीज, आजकल ये Okay. मेरी बहुत हॉट सेलिंग पे जा रही हैं। ओके। साथ में रेड वेलवेट चीज़ केक है, चॉकलेट फज है, न्यूटेला है और साथ में कैरमल क्रंच है। वाह जी वाह। और ये कितनी देर लगी आपको ये बनाते हुए? लेस देन एन आवर। अच्छा, अब तो आपके लिए ये चुटकियों का काम हो गया ना। बस अब वो तो बेकिंग टाइम ही होता है इसका। अब तो आप एक्सपर्ट हो गई हैं, प्रोफेशनल हो गई हैं, तो अब आपके लिए दाएं हाथ का काम है कि आपने ये बनानी है। थैंक यू सो मच आयशा फॉर कमिंग हियर, Thank बहुत you अच्छा so लगा much. आपसे मिलकर। और आपने हमें टिप्स भी दिए कि किस तरह आप घर पर रह के, ख़ासतौर पर जो खाना बनाने वाली ख़वातीन है, कि वो किस तरह अपना ये खाने को मज़ीद मज़ेदार बना सकती हैं। आयशा हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ज़िंदगी हम सबकी एक जैसी होती है और ना ही मसाइल और वसाइल एक जैसे होते हैं। दूर से चीज़ें ना बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन जब हम करीब जाते हैं तब मसाइल का इदराक होता है। शादी का फ़ैसला जज्बात में आकर नहीं किया जाता, बल्कि सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि ये वो फ़ैसला होता है जो कई ज़िंदगियों को बदल देता है। शादी के बाद इसे कामयाब बनाना किसी एक फ़र्द का काम नहीं है, बल्कि इस रिश्ते को मज़बूत बनाने के लिए दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ता है। शादी एतमाद का नाम है, एक दूसरे को समझने और मोहब्बत का नाम है। इस रिश्ते में अगर कहीं शक आ जाए या कोई दूसरा या कोई दूसरी आ जाए, तो बस फिर वो रिश्ता टूट फूट का शिकार होने लगता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत सी शादियों को खा चुके हैं। ये क्यों होता है? क्या हद से ज़्यादा शक इसकी वजह बन सकता है, या हद से ज़्यादा खुद एतमादी इसकी बुनियाद बनती है, या दीगर कोई और वजूहात भी होती हैं? इस पर आज हम बात करेंगे और इसका हल निकालने की भी कोशिश करेंगे। और ये साइकोलॉजिकली किस तरह आपको इफ़ेक्ट कर रहा होता है, इस पर बात करने के लिए सबा शबीर शेख हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। सबा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबा, आज का मौजू बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और कह लें कि बड़ा अफसोसनाक भी है, और जिसको टैबू भी समझा जाता है, बिकॉज़ यूजुअली मैंने नहीं देखा कि इसके ऊपर जनरली बात की जा रही हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं। हाँ, गुफ्तगू तो हो रही होती है घरों में भी, या आपस में कहीं बैठ जाते हैं, इस तरह खुलेआम मेरे ख्याल से बात नहीं होती है। तो सबसे पहले तो बताइए इसकी वजह क्या है कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है मियाँ बीवी का, हस्बैंड वाइफ का, या दो ख़ानदानों का, किस बुनियादी वजूहात की वजह से इसमें दरारें आना शुरू होती हैं? देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि दो ख़ानदान मिल रहे हैं, एक जैसे हैं, शादी करते हैं। वो लड़का लड़की को मिलवाने पे, बात कराने पे दे डोंट हैव द बिलीफ कि नहीं, उनकी बात होगी तो ये ख़राब होगा, ख़ानदानों में मसले आएंगे। हाँ। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो शादी लड़का और लड़की नहीं करनी है। हाँ, ट्रू। मैं हमेशा लोगों से ये कहती हूँ, अक्सर लोग पूछते हैं कि अच्छा हमारे पास दो रिश्ते हैं, ख़ानदान बहुत मैच करने वाले और एक बिल्कुल फारिग सा सिर्फ लड़का दिखता है वहाँ। अच्छा। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि देखिए, एट लास्ट तो लड़का लड़की की ज़िंदगी होती है। देखिए, अब मतलब हम किसी भी तरह की फैमिली में हो, अगर लड़का लड़की का साथ दे रहा है और लड़की लड़के का दे रही है, एंड दे नो कि उन्होंने इस शादी को चलाना है, तोड़ना नहीं, तो वो शादी चलेगी। लेकिन आप देखें कि अगर दो लड़का लड़की एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते, उनका मेंटालिटी मैच नहीं करती, ख़ानदान जितने मर्जी सेम ले आएँ, वो दोनों एक रूम में नहीं रह सकते। आपको हमेशा उनकी फ़ाइट्स की आवाज़ें आएंगी, वर्बल एब्यूज़ होगा, फिज़िकल होगा, इमोशनल एब्यूज़ होगा। अभी हम बात कर रहे थे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस वक्त बहुत सारी शादियां लड़के के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लड़की के दोनों की वजह से टूटती हैं। और ज़्यादातर देखा जाए तो लड़की को भी और लड़के को ये कहा जाता है कि दे आर यूज टू ऑफ ऑल दिस, लाइक गंदे कामों के, कि इनको और बंदा या बंदी रखने की आदत है। लेकिन हाँ, अगर हम खुद देखें कि हमारे रूम में अगर कोक का पूरा कैन मौजूद है,
बहुत अच्छा सा खाना पूरी तरह मौजूद है, हम बाहर तो नहीं लेने जाएंगे। Obviously, द true. सेम गोज विद लव, अटेंशन एंड केयर इफ़ वी आर गेटिंग दोज थिंग्स फ्रॉम आवर पार्टनर। अगर मुझे मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ मुझे अच्छे से प्यार कर रही है, मेरा इतना ख्याल रख रही है, तो हम क्यों बाहर जाएंगे? अच्छा। लाइक हम अपने कमरे से बाहर या हम किसी तीसरे बंदे की तरफ तब ही जाते हैं जब देर इज़ सम लैकिंग इन आवर मैरिज। आप देखें कि अगर हस्बैंड अपनी बीवी से बात करते हैं, ये बीवी हस्बैंड से करती है और वो दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते और एंड उनकी कम्युनिकेशन की फ़ाइट पे होती है, तो वो हमेशा ये करेंगे कि लेस कम्युनिकेशन, लेस इंटरेक्शन, सो व्हाट, क्या बचेगा शादी में? तो ज़रूरत होती है कि आप एक दूसरे की केयर करें, बात करें, उनको अंडरस्टैंड करें, ताकि वो किसी और तरफ मत जाएं। हमेशा आप देखें कि शादियों में मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा झूठ बोलना शुरू करते हैं, चीज़ें छुपानी शुरू करते हैं। आई यूज़ टू से टू पीपल कि ये बंदा कोई कंपल्सिव लायर नहीं है, अच्छा। या वो जान के झूठ नहीं बोल रहे, दे आर अफ्रेड ऑफ कि आपसे बात की जाएगी तो आप समझेंगे नहीं और लड़ाई होगी। और ओबियसली लड़ाई को तो हर कोई अवॉइड करना चाहेगा। लड़की की साइड से भी मिस्टेक्स होती हैं कि जब हस्बैंड उसका सच बोल रहा होता है, बता रहा होता है अपनी फैमिली का, हर चीज़ का, वो उस पर एक्सट्रीम फाइट, ग्रेजुअली एक वक्त आता हुआ था यार सब कुछ सही है और फिर उसको बाहर से या इधर उधर से चीज़ें पता चलती हैं और वो कहती है अच्छा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। शी डजंट अंडरस्टैंड कि वो बताता था, यू स्टॉप हिम। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और किसी तीसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट की बात आती है जब हम दोनों की कम्युनिकेशन एक पेज पर नहीं। लेकिन क्या तब भी किसी को रूम मिलता है आपके लाइफ में आने का जब आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा शक भी कर रहे होते हैं? बिकॉज कुछ लोग होते हैं जिनकी ये हैबिचुअल होता है, वो अपनी मदद आपके तहत कुछ भी नहीं कर रहे होते, लेकिन उनकी ना ट्रेट्स में ही शामिल होता है कि वो शक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, इवन दो कि वो कभी कभी अपनी ज़ात पे भी शक कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है उन लोगों को कि वो बाकी लोगों पे तो करते ही करते हैं, तो ज़्यादा शक करना भी ये वजह बन सकते हैं कि आप देखिए ये मियाँ बीवी रूम क्रिएट हो जाता है किसी और के लिए। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए अगर हस्बैंड बीवी के ऊपर शक करता जा रहा है कि अच्छा किसका मैसेज आ रहा है, क्यों आ रहा है, लेकिन आप उसको अगर स्पेस उसकी ज़िंदगी की नहीं दे रहे। सेम गोज विद वाइफ। लड़कियाँ भी शुरू में बहुत ज़्यादा करती हैं कि अच्छा मुझे मैसेज दिखाओ या किसकी कॉल आई थी, तुम्हारे ऑफिस से क्यों आई थी, भाई व्हाट इज दिस। हाँ, बिल्कुल। लाइक आप एक मैरिज में हैं और बाहर की दुनिया, कोई कॉलीग है, कोई फ्रेंड है, कोई बहन है, काम करना है ना सबने। एग्जैक्टली। हाँ। तो अगर आप एक दूसरे को सफोकेट करेंगे तो देयर वुड बी अ मोमेंट दोनों तंग आके दे आर ह्यूमन, वो कहेंगे कि यार कर दो इस काम। ट्रू। और देखिए मैंने देखा है कि जितने चांसेस शादी के अंदर दोनों मियाँ बीवी को बाहर के आदमी औरत के मिलते हैं, शायद शादी ना हुई हो तो इतने अच्छे ऑप्शंस नहीं मिल रहे होते। क्योंकि कुछ आप देखें अल्लाह ताला भी इंसान को देख रहा होता है, उसको परख रहा होता है, उसकी पेशेंस लेवल को देख रहा होता है। अब मैं आपको कुछ एक बात बताती हूँ। मैं एक हस्बैंड वाइफ देखती थी, तो वाइफ का अचानक से कोई एक अफेयर पकड़ा गया। दे वर वेरी हैप्पी, वेरी फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा, अब जब बात ओपन हुई तो मैंने उसे कहा कि मैंने कहा देखो तुम भी कहीं लगे होगे तो तुम्हारी वाइफ कहीं लगी है, बी ओपन अबाउट इट। उसने कहा येस आई वॉज समवेयर, लेकिन जब मैंने देखा मेरी वाइफ लगी हुई है तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी हो रहा होता है कि आप जहन में रखें कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, हम जैसा करेंगे ना वैसा हमारे साथ हो भी जाएगा और हो भी रहा होगा। सो ट्राई टू बी वेरी मच ओपन अप विद योर पार्टनर कि अगर आपको कोई बात उसकी बुरी लगती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मियाँ बीवी का ताल्लुक ऐसा है जिसमें बार बार लड़ाई भी होगी, बार बार सुलह भी होगी, बार बार बहुत सारी बातें करनी भी पड़ेंगी। लेकिन हम लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं इस ताल्लुक से, हम कहते हैं यार वी डोंट वांट टू डिस्कस। अच्छा मेरी माँ ने रोज़ ये कहा, मैं नहीं कर रहा बात अब। भाई दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे हमें डेली डिस्कस करना है, या मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें हम बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे होते हैं। वो भी हमें पार्टनर्स में एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर एक बंदा पिस्ड ऑफ हो रहा है एक बात से तो वी शुड स्टॉप इट। अच्छा, मतलब रेपिटेशन में चीज़ नहीं चलनी चाहिए। ओबियसली अगर आप एक बंदे के साथ उसकी फैमिली को डेली बेसिस पे बैठ के इतना नेगेटिव डिस्कस करोगे, वो कैसे आपसे प्यार करेगा, आप कैसे वो आपसे मोहब्बत करेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप उसको छोड़ दें, लेकिन हाँ एक महीने में एक दफ़ा, कभी 2 महीने बाद। और मुझे लगता है लड़कियां ये बात ज़रूर समझें कि अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा, आपकी बात को हटा रहा है, तो इट्स मीन उसकी फैमिली से इम्पॉर्टेंट आप हैं उसके लिए। सो ही वांट्स के स्टॉप इट।
Okay. आप मेरे ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें, वो ये चाह रहा होता है। लेकिन हम फिर आ जाके अच्छा तुम्हारी बहन ये वो सो शादी का जो मेन प्रॉब्लम जो लड़के स्पेशली लड़कियों से दूर जाते हैं ना, वो रीज़न यही होती है कि घर आते हैं कोई अच्छी बात नहीं, वही कहानियाँ डेली की, वो फिर ओबियसली मैन गेट बोर्ड। सेम गोज़ विद द औरत के अगर वो देखती है अच्छा आया है, कोई बात नहीं है, मोबाइल पे लग गया है, बाहर चला गया है, अपनी ज़िंदगी है, टाइम ही नहीं दे रहा, यहाँ से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आएगा। मतलब आप उस बंदे की नीड नहीं पूरी हो रही, वो कहीं से तो पूरी करेगा ना। वो 2 साल रह सकता है, 4 साल रह सकता है, मतलब 10 साल रह सकता है, पर उसकी एक लिमिट होगी। अक्सर घरों में ये भी है कि बच्चे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं तो औरत का कहीं और अफेयर निकलता है या हस्बैंड का निकलता है। उसकी वजह यही है कि औरत के पास भी कोई ख़ास क्वालिटी टाइम देने वाला इंसान नहीं होता, कोई ऐसे काम नहीं होते जिसमें वो जहन लगाए। तो हर औरत को आदमी चाहिए, आदमी को औरत चाहिए, तो उन्होंने नीड तो पूरी करनी है। सो देन दे मूव टूवर्ड समथिंग एल्स। अगर हम चाहते हैं हमारी शादी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना आए, क्योंकि इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं रहता, चीटिंग इज चीटिंग ऑब्वियसली। लेकिन अगर क्या एक्सेप्ट कर भी लें उस चीज़ को, तो क्या आप साइकोलॉजिकली फिर भी डिस्टर्ब नहीं रहेंगे या आपको वो ट्रॉमाटाइज नहीं करता रहेगा वो चीज़ें? देखिए करता है, लेकिन हमने देखना होता है कि इस शादी में रहना हमारे लिए एंड ऑफ लाइफ है या चले जाना एंड ऑफ लाइफ है। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं हम इस शादी से नहीं निकल सकते, हमें यहीं रुकना है, तो ओबियसली दिस इज़ कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज़, नेगेटिव कॉम्प्रोमाइज़, बट वी डू कि हमें होता है कि नहीं अब कहाँ जाएं। फिर उसमें यह है कि फिर औरतें एग्रेशन में आ जाती हैं, एंगर उनके बढ़ जाते हैं, हार्मोनल इश्यूज आ जाते हैं। अब देखिए औरतों में कितने प्रॉब्लम्स हैं, बच्चा पैदा होता है उसके बाद हार्मोनल इश्यूज होते हैं। औरत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आदमी की हर जगह पर। जैसे आदमी को ज़रूरत होती है कि मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरे खाना, मेरी हर चीज़। हाँ, तो ये सेम गोज़ विद द मैन के औरत को प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है। अगर आपको जूते, कपड़े और खाना पीना अपना सब कुछ रेडी चाहिए, औरत से हर जगह पे हर तरह की अच्छी फैसिलिटी चाहिए, तो आपकी बीवी को भी आपसे प्यार मोहब्बत, केयर और पैसे या जो भी उसका खर्चा वो चाहिए। लेकिन लोग अक्सर ज़्यादा इसी पे फोकस करते हैं कि नहीं बस औरत कॉम्प्रोमाइज़ करे, आदमी की चीज़ों को पूरा करे। वहाँ पे क्लिनिकल डिप्रेशन औरतों में बहुत कॉमन है, OCD बहुत ज़्यादा है। और आप देखिए इस वक्त बहुत सारी औरतें सिंगल रहना प्रेफर कर रही हैं व्हेन दे सी कि अच्छा आदमी तो नहीं बदलते। कौन सी औरतें हैं जो इस तरह की गंदी मैरिजेस में रहती हैं, वी कांट स्टे, तो दे डोंट गेट मैरिड। क्यों इस वक्त बहुत ज़्यादा सोचकर और शादियां की जा रही हैं, क्यों इतने सारे लोग सिंगल हैं? बिकॉज दे आर अफ्रेड टू बी चीटेड बाय समबडी, दे आर अफ्रेड कि अच्छा अगर ऐसा कुछ निकल आया तो हम तो टॉलरेट नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस तरह के एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा और साथ मैंने देखा है कि औरत का साथ भी नहीं देती। मतलब अगर कोई चीज़ गलत है तो आपका बेटा है, आपका भाई है, आप बोलो तो सही ना। आप बोलते नहीं तो वहाँ से मुझे लगता है कि वो लड़की बहुत डैमेज आप उल्टा औरत को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो ना, तुम समझ लो ना, वो तो है ही ऐसा। अब मतलब आदमी को आप अगर बना के, खुदा अल्लाह माफ़ करे, खुदा बना के बिठा दें, कहते हैं मर्द को तो इजाज़त है, कोई बात नहीं। देखिए इजाज़त अगर है तो मैं इस चीज़ पे बिलीव रखती हूँ कि आप एक रिश्ता जब कर रहे होते हैं ना तो बता दें कि भाई हमारे बेटे को इजाज़त है अगले 4 की भी, ताकि ना उस ख़ानदान, क्योंकि उस लड़की के साथ उसकी फैमिली भी तबाह होगी। जब वो बार बार आएगी, रोएगी, अपने पेरेंट्स को सुनाएगी, उनमें से कोई ना कोई पेरेंट जो है वो बेचारा मेंटली भी ख़राब होगा, फिज़िकली भी बीमार होगा, फिर इर्द गिर्द के उसके बहन भाई लोग, रिश्तेदार, अब मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, साथ चीज़ें सफ़र कर रही होती हैं। लेकिन मैं इसमें हमेशा फैमिली से ही कहती हूँ कि जब आप रिश्ता करते हैं तो आप थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड चेक करें कि कोई अगर 2, 3, 4 शादियाँ हुई हुई हैं तो लड़के के चांसेस हैं शादियाँ आगे करने, तो प्लीज़ बच जाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी बहुत सेंसिटिव है, उसका टॉलरेंस अच्छा नहीं, सो बी सेफ़। मतलब आपने खुद ही इन चीज़ों को लेकर चलना है। और आजकल बड़ा इजी एक्सेस भी हो गया हुआ है, किसी का बैकग्राउंड जानना भी और बाकी चीज़ें। वो पहले के ज़माने थे कि आपको साल लगता था, महीने लगते थे जब आप किसी को जानते थे। अब बहुत इजी हो गया हुआ है। तो इसलिए सोच समझ कर ये फ़ैसले लें, अपनी ज़िंदगी आपने खुद ही संवारनी है और खुद ही बर्बाद भी करनी है। तो हमारे साथ सबा शबीर शेख मौजूद थी। सबा, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई और हम बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स
के हवाले से चल रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से ये चीज़ आ सकती है, या बहुत से लोग हैबिचुअल भी होते हैं जिनको आदत होती है इस चीज़ की। और जनाब मज़ीद भी औरतों के हुकूक़ के हवाले से बात कर लेते हैं। तो खुला लेने वाली ख़वातीन की जानिब से शोहरों को हक़ महर की रकम वापस ना करने के काफ़ी वाक़यात हमारे सामने आते हैं, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने यूनियन काउंसिल्स और सेक्रेटरी गवर्नमेंट समेत फ़रीक़ैन से जवाब भी तलब किया है। और इस ज़िम्न में लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की गई है और कानून के मुताबिक खुला लेने वाली खातून शौहर को हक़ महर की रकम वापस करेगी। दूसरा ये कि दरख्वास्त गुजार फैमिली अदालतें और यूनियन काउंसिल्स डिग्री जारी करते वक्त हक़ महर वापस करने की तस्दीक नहीं करती हैं और अदालत खुला लेने वाली ख़वातीन को हक़ महर वापस करने से मुतल्लिक कानून पर अमल दरामद का हुक्म जारी करे। और दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है। तो ये क्या जो वाक़या है ये पेश आया है और इसका क्या मकसद था, इस पर मज़ीद डिटेल्स में बात कर लेते हैं, डिटेल भी ले लेते हैं कि इसमें मज़ीद क्या क्या जो डेवलपमेंट है वो हमारे सामने आई है। इस पर बात करने के लिए चौधरी नसीर कंबो साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, और चौधरी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। और सैयदा अमन ने भी हमें आज ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में, जो कि वो भी एडवोकेट हैं। अमन आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। चौधरी साहब आप ही से स्टार्ट करेंगे पहले कि ये जो दरख्वास्त दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट में और खुला के हवाले से ख़ास तौर पर क्या वजह थी, क्या ये केस क्या था ओवरऑल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ मैडम बैठी हैं, यही पिटिशनर हैं इस पिटिशन में। जी सही। तो इसमें मैडम का केस यही है कि हमारा जो है ना वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, इसका सेक्शन 10 उसकी सब क्लास 5 वो ये कहती है कि अगर औरत डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन बेसिस ऑफ खुला क्लेम करती है ना, तो अगर तो उसने डावर अमाउंट जो है अगर वसूल की हुई है, जिसको हम प्रॉम्प्ट डावर कहते हैं, अगर वो वसूल की हुई है तो वो 25% सरेंडर करेगी, वापस करेगी हस्बैंड को। और अगर डेफर डावर जो कि उसको अभी अदा नहीं हुआ खावत की तरफ से, तो वो उसमें से 50% खावत जो है उसको डिस्काउंट करके या उसको मिनहा करके बाकी 50% जो है वो वाइफ को देगा। अच्छा, इस कानून के तहत जो था ये रिट पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई कि जब अदालतें डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन बेसिस ऑफ खुला डिक्री जारी करते हैं तो वो एक कंडीशनल डिक्री होती है कि साथ ये ऑर्डर फरमाया होता है कि वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की सेक्शन 10 की सब क्लास 5 जो है उसकी स्पिरिट को फॉलो करना है। अच्छा, अब वो जब डिक्री पास होती है तो वो जो जिस खातून ने डाइवोर्स ली होती है वो जाके उस डिक्री की कॉपी या अदालत उसकी डिक्री की कॉपी यूनियन काउंसिल को भेजती है और यूनियन काउंसिल यूएली जो है वो जो सर्टिफिकेट है डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज पे मौसर सर्टिफिकेट वो जारी फरमा देती हैं और वो जो कंडीशन लगाई होती है डेफर्ड डावर या प्रॉम्प्ट डावर को सरेंडर करने की, उस पर अमल नहीं करवाती। तो इस चीज़ को पॉइंट को बेस बनाते हुए जो है लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर हुई कि इसको जो है वो कानून को इसकी स्पिरिट के मुताबिक फॉलो करवाया जाए और जो सेक्रेटरी जो है वो लोकल गवर्नमेंट को इसमें पार्टी बनाया है ताकि इनको हदायत दी जाए कि ये इसको फॉलो करें। और अब तक जितने भी केसेस हैं उनको जो है जब तक इस रेट का फैसला ना हो इनको रिस्टेन कर दिया जाए ताकि ये रेट में डायरेक्शन हो, तो उसमें फिर अदालत ने फ्री कैन से जो है वो पार्टी से जो कमेंट्स मांगे। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा कि ये देखें, ये जो डावर अमाउंट है ना, मैं समझता हूँ कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है और मैरिज में एक कॉन्ट्रैक्ट में यही होता है कि फ्री विल के साथ प्रपोजल हो, फ्री विल के साथ एक्सेप्टेंस हो और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन नहीं होता। तो ये हक महर जो है मैं समझता हूँ ये एक मैरिज कंसिडरेशन है और ये वाइफ की प्रोटेक्शन के लिए है। और ये जो है वो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 10 इसको डील करता है, जिसमें वो कहा गया है कि खावत जो है वो अपनी बीवी को शादी के बदले में हक महर देगा जिसकी रकम कोई तयन नहीं की गई। हक महर को कुरान पाक में भी मर्जी है, वो जी वो देखें। हाँ। मैं आपको बताऊं कि शादी में हम सारे खर्चे करते हैं। शादी किन के लिए होती है? खुशी मनाई जा रही होती है दुल्हे और दुल्हन के लिए। तो उसमें जो दुल्हन है जिसने सारी जिंदगी गुजारनी है दुल्हे के साथ, जो उसकी प्रोटेक्शन की क्लास है उस क्लास पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। हम फॉर्मली क्या करते हैं, सारे निकाह नामे पे लाइनें लगा देते हैं। वो जो हक महर वाली है जी, शरण लिख लें जी 10,000। हाँ। अच्छा, वो डेफर कोई नहीं है,
देखिए निकाहनामे का कॉलम 13 to 16 जो है ना, वो हक महर को डील करता है। सही। हक महर में क्या है, रुपया पैसा भी हो सकता है, जेवरात कोई भी हो भी- सकते कोई भी हैं, चीज़ हो, कोई कोई प्रॉपर्टी property भी हो सकती है। true। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि माशरे में ये अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए। मैं सही। आप फैमिली में भी कोई हम माहिदा करें, इसलिए आज ये हम लोग टॉपिक कर रहे हैं ताकि ख़वातीन को ख़ास तौर पर इस चीज़ के हवाले से अवेयरनेस ज़रूर हो जाए। अमन, आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आप पटिशनर हैं, तो आप इस हवाले से ज़्यादा अच्छा तरीके से हमें बता सकेंगे और ख़वातीन को अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकेंगे। लेकिन दूसरा मुझे ये भी बताइए कि चले पैसे तो अगर हैं तो उन्हें 25% रख कर नहीं 25% वापस Surrender करने करना हैं, पड़ेगा। सरेंडर करने हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी है या कोई और चीज़ें हैं जो उनके नाम उनको हक महर में मिली हैं, तो उस हवाले से क्या फिर उनको डायरेक्शंस आती हैं? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम और अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि इसमें ये नहीं है कि आपको 25% जो है, यानी कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख अमाउंट है, आपको 25,000 जो हैं वो सरेंडर कर देने हैं। इसमें ये एक रेशो डिफ़ाइन किए हुए है कि 25%, जो कि एक स्ट्रिक्ट रेशो नहीं है। अच्छा। टू दी सर्कमस्टेंसेस ऑफ डिफरेंट केसेस ये वेरी करती है। आपको फैमिली कोर्ट जो भी डिग्री में एक रेशो मुतय्यन करेगी, आपने वो सरेंडर करनी है। सेम एज़ आपकी प्रॉपर्टीज़ में भी ये आएगा कि उस प्रॉपर्टी की जितनी रेशो उन्होंने जजमेंट में डिफ़ाइन की है, आपको वो रेशो सरेंडर करनी ही है। क्योंकि ये आप जब डिग्री के लिए जाते हैं, आपको पता है कि आप एक कंडीशनल डिग्री के लिए जा रहे हैं। ओके। हमारी शरह में भी ये चीज़ है, हमारे सुन्ना में भी हमें ये चीज़ मिलती है कि जब आप खुला के लिए जाएंगे, ठीक है, तो आपको उसके साथ जो कंडीशन है उसको फुलफ़िल करना है, जब भी आपकी जो खुला की डिग्री है वो मौसर होगी। अब यूनियन काउंसिल्स में ये चीज़ इंश्योर नहीं की जाती विदाउट इंश्योरिंग कि फैमिली कोर्ट्स ने किस तरह से डिग्री पास की है, उसमें क्या कंडीशन सेट की है। वो अपनी प्रोसीडिंग्स करके फ़ीमेल को जो है तलाक सर्टिफिकेट अवार्ड कर देते हैं। मीनवाइल जो हमारे मेल कम्युनिटी है वो इसमें सफ़र करती है, बिकॉज जब आपकी खुला हो जाती है उसके बाद यू आर फ्री कि आप जाके सेकंड मैरिज करिए, जिस तरह से भी आपने अपनी लाइफ गुजारनी है। उसके बाद इशू ये आ जाता है कि हमारी एक्स वाइफ एंड एक्स हस्बैंड्स के दरमियान एक अननेसेसरी लिटिगेशन टू द पॉइंट ऑफ जो है रिटर्न ऑफ डॉवर अमाउंट स्टार्ट हो जाती। ठीक है। तो मेरा इसमें कंसर्न ये था कि जब ये चीज़ जो है टू द एक्सटेंट ऑफ फैमिली कोर्ट आप इसको कैटर कर सकते हैं, या अगर वहाँ से आपको डिग्री मिल जाती है, एक यूनियन काउंसिल का फोरम आपके पास है कि वहाँ पे इस चीज़ को इंश्योर कराया जा सके कि आपने उसको फुलफिल किया है या नहीं किया है, तो आप उसको वहीं पे कटर कर लें, बजाय ये कि कोर्ट्स पे अननेसेसरी बर्डन आए, आप उस चीज़ में इन्वॉल्व रहें। तो इसलिए बेसिक मेरा ये था कि मैं इस चीज़ को जो है उन्हें पब्लिक फोरम इसको इन्फोर्स कराने की एक छोटी सी कोशिश। लेकिन अमन, आपको क्या लगता है कि ये खुला के केसेस इतने बढ़ क्यों रहे हैं? आए रोज़ हम देखते हैं कि तलाक की शरह भी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ खुला के केसेस भी बढ़ रहे हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो हमारे दरमियान अदम बर्दाश्त जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, और उसके बाद ये है कि हम शायद कंप्रोमाइजिंग नेचर हमारी जो है ना वो थोड़ी कम हो चुकी हुई है। हम चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते और हम जो हैं क्विक सोल्यूशन चाहते हैं हर चीज़ का। तो आई गेस खुला इज़ द वेरी क्विक सोल्यूशन कि आप जो है एक मैरिटल टाई अपनी है उसको ख़त्म करें और आप जो है स्केप कर लें इस चीज़ को। अदरवाइज़ अगर हम देखें वो एक पूरा प्रोसेस है तलाक का, और उस तरह से अगर हम दूसरे इस चीज़ों में जाते हैं, लेकिन चूँकि हम जो हैं वो क्विक नेचर के पर्सन्स हो चुके हैं, हमें जो है वो हर चीज़ में जल्दी चाहिए, तो ये आई गेस एक शॉर्टेस्ट एंड ईजीएस्ट वे है कि हम इस चीज़ से escape आउट हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा नसीर साहब मुझे ये बताइए कि अगर एक खातून खुला लेती है तो वो अपने किन किन हुकूक से दस्तबरदार हो जाती है या महरूम हो जाती है? देखिए, औरत हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, इस्लाम का भी और कानून का भी, कि औरत को जो खुला है ये मैरिज कंसिडरेशन है, ये मैरिज का बदल है। तो औरत को अगर ये नहीं अदा किया जाता तो वो मैट्रिमोनियल जो है वो हकूक़ अदा करने से इनकार कर सकती है। यानी ये इतनी बड़ी जो है वो, अब इसमें ये है कि औरतों के लिए अगर तो औरत ऑन द बेसिस ऑफ खुला आएगी, यानी सिंपल वो कहती है मुझे इससे नफ़रत हो गई है, मुझे खुला की बना पे जो है वो डाइवोर्स दे दें, फिर अट्रैक्ट होगी ये जो है वो सेक्शन 10 जो है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट का सब क्लास 5 के, जिसमें लेकिन अगर वो
जो है मुस्लिम पर्सनल फैमिली लॉ एक्ट है 1939 का, जिसमें अगर वो खुला के लिए आती है उसमें ग्राउंड्स दी गई हैं कि मेरा खावत जो है ये मुझे खर्चा नहीं देता, मेरा खावत जो है ये एडिक्ट है, मेरा खावत जो है मुझे क्रूअलिटी मारता पीटता है, मेरे खावत ने दूसरी शादी मेरी इजाज़त के बगैर कर ली है, मेरे खावत जो है वो जेल में है इतने साल से, मेरा खावत इम्पोर्टेंट है, मेरा शादी वली के ज़रिए हुई थी लेकिन वो बालग होकर कहती है कि मैं इस शादी को बच्ची नहीं मानती। तो ऐसी सूरतों में औरत अगर डाइवोर्स खुद भी मानती है तो वहाँ पे उसको जो है वो हक महर ये क्लास अट्रैक्ट नहीं करेगी। अच्छा, ठीक है कि उसने 25% जो सरेंडर करना है फिर वो नहीं करेगी। अगर वो डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो कोई ग्राउंड जो है वो जो ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो 1939 का एक्ट है उस एक्ट के तहत क्लेम करती है तो फिर वो कुछ सरेंडर नहीं करेगी। अच्छा, अब ये सरेंडर जो है इस कानून के तहत करेगी। बाकी कानून यही कहता है कि औरत को जो भी तहाइफ खामद की तरफ से या लड़की की तरफ से मिलते हैं वो औरत की मलकियत होते हैं और वो औरत का हक होते हैं और वो ना वापस हमारे यूजली शादियां होती हैं, मंगनी होती है, मंगनी की अंगूठी पहनी, मंगनी टूट गई तो मेरी अंगूठी वापस करें। शादियां होती हैं जी, हम तो शादी नहीं चल सकी, वो जो चीज़ों की लिस्टें बन जाती हैं मेरी ये वापस करें। हमारे माशरे में ये अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए कि देखें जो हम शादी के बदल में खातून को देते हैं वो उसकी मलकियत होता है और आप सिवाय हक महर नहीं, हक महर भी उसका है लेकिन फिर भी 25% सरेंडर करना है अगर और बेसिस ऑफ खुला। अच्छा, अब इसमें भी मैं ऐड कर दूं, ये एक ऐसी डिबेट है कि इस डिबेट पे फेडरल शरीयत कोर्ट ने 2023 में एक जजमेंट जारी की है जिसमें यही पॉइंट उठाया गया कि वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का सेक्शन 10 की सब क्लास 5 जो है जिसके तहत ये सरेंडर करना है ये अगेंस्ट द रिपग्नेंट ऑफ इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम औरत को हक महर दे के प्रोटेक्शन देता है। ये नहीं है कि आप उसको कहें जी अब वापस करेंगे तो ब्लैकमेलिंग है। तो उस पे अदालत ने फरमाया कि ये जो कानून है ये कानून जो है वो वाइड है और ये नहीं होना चाहिए और फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसमें पार्लियामेंट को कहा है कि इसमें अमेंडमेंट करके कानून बनाए, ये इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। तो अमन, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अगर खुला लेने वाली जो खातून है वो अपने बच्चों के हवाले से कौन कौन से हुकूक जो है वो खुला लेने के बाद भी उनको अवेल कर सकती है? इसमें हमारे बहुत सटल एक लॉ है कि मेल मेंबर्स जो हैं वो बाउंड हैं कि वो बच्चों को मेंटेन करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये खुला से इसका कोई लेना देना नहीं है। पेरेंट्स अगर सेपरेट हो जाते हैं स्टिल बच्चे जो हैं वो बाप की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें मेंटेन करे। इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि जो मेल हैं वो टू द एज ऑफ 7 years वो जो है वो अपनी उसमें कस्टडी की अगर हम बात कर लेते हैं वो अपने मदर के साथ रह सकते हैं, उसके बाद फादर उसे अपने साथ रख सकता है। लेकिन अगर हम जो है फीमेल चाइल्ड की बात करते हैं, बच्ची की बात करते हैं, तो उसमें जो है एक बड़ी सटल चीज़ ये है कि वो टिल मैरिज अपनी शादी तक वो अपनी मदर के साथ रहेगी और तब तक जो फादर है उसे मेंटेन करना पड़ेगा। वो उसका ख़र्चा भी उठाएगा, आया वो तालीम के एक्सपेंसेस हों, वो उसकी लिविंग एक्सपेंसेस हों, वो सभी जो है वो बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो पे करे। उसमें ये चीज़ नहीं देखी जाती कि मदर और फादर एक साथ हैं, वो मतलब मैरिटल टाइम में हैं या उनके डिवोर्स हो चुकी है। तो इसमें ये जो है वो बाउंड है लीगली, एथिकली और एज़ पर द शरा कि वो अपने बच्चों को मेंटेन करेगा। और खातून इस हवाले से कोई भी क्लेम नहीं कर सकती ना कि मेरी मेंटेनेंस के लिए या मुझे खर्चा चाहिए। नहीं, ऑब्वियसली जब आप उसकी बीवी रही नहीं तो आप ये चीज़ तो क्लेम ही नहीं कर सकती। ठीक है, आप जब तक उसकी बीवी रही हैं अगर वो उस अरसे में आपको मेंटेन नहीं करता रहा तो आप उस टाइम पीरियड के लिए उससे ज़रूर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। लेकिन आफ्टर खुला और आफ्टर डिवोर्स आपके पास ये राइट नहीं है। और अगर कुछ अरसे तक जब तक वो शादी में थे और तब तक वो उसको नहीं मेंटेनेंस देता रहा, नहीं उसके अखराजात पूरे करता रहा और उस खातून के पास कोई सबूत भी नहीं है कि वो नहीं करता रहा, तो फिर उसके पास क्या कह लें कि राइट है, वो किस तरह उसको प्रूव करेगी अदालत में? देखिए, इसमें ये जो है एविडेंस स्टेज की बातें आ जाती हैं कि उसमें आके फिर फीमेल को प्रूव करना पड़ेगा। उसमें चाहे वो अपने गवाहान के थ्रू इसको प्रूव कर सके, जो उन्हें जानते हों पर्सनली दोनों को, वो उसमें आके गवाही दे सकते हैं कि जी
हम इस बात का सबूत हैं कि इसको मेंटेन नहीं करता रहा, ठीक है। और इसमें यह है कि चूंकि हमारी फैमिली कोर्ट्स जो हैं वो फीमेल्स को फेवर करती हैं इन मैटर्स में, नो डाउट, तो उसमें औरत का ये क्लेम कर लेना ही आई गेस काफ़ी होता है कि मुझे मेंटेन नहीं किया गया। तो उन्हें कोई प्रूफ्स नहीं देने पड़ते हैं सच। जी जी, इस तरह से प्रूफ नहीं देने पड़ते हैं, उनका कह देना भी टू ए सर्टेन पॉइंट जो है वो इनफ होता है, वो इनफ होता है। अच्छा, दूसरा छोटा साहब, मैंने ये चीज़ें बड़ी देखी हैं, केसेस देखे हैं कि जब खातून खुला लेती है तो जो उसका जहेज़ गया हुआ होता है, जो फर्नीचर या बाकी चीज़ें गई हुई होती हैं, वो वापस नहीं किया जाता है। जो लड़के वाले होते हैं वो नहीं उसको वापस कर रहे होते हैं, तो क्या ये भी राइट है कि खातून वो चीज़ें वापस ले सकती है? जी देखिए, खातून के पास जो है वो राइट्स दिए गए हैं। वो बच्चों का, जैसे मैडम ने कहा, मेंटेनेंस ले सकती है। और मैं मेंटेनेंस में ऐड करूंगा कि खातून, अगर आपने जैसे सवाल किया था कि वो उसके पास सबूत भी नहीं है और पास्ट मेंटेनेंस है, तो ये कानून में है कि वो 6 साल तक का पास्ट मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। वो ये साबित कर दे कि मैं उसकी बीवी इस दौरान रही हूँ, अब खामद की ड्यूटी है कि मैं उसको देता रहा हूँ, या तो वो सबूत दे कि मैंने बैंक अकाउंट के जरिए दे, अदरवाइज वो उसको देने पड़ेंगे, यानी अदालत को इख्तियार है 6 साल तक। अब दूसरी बात यह है कि हक महर भी उस कानून की रूह से वो सरेंडर एक रेशो करनी है। अदरवाइज अगर वो दूसरा कानून जो मैंने बताया था, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1939 का, मुस्लिम मैरिज एक्ट, मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1939, उसके तहत तो वो हक महर भी उसको सारा मिलेगा, बच्चों का मेंटेनेंस भी फिर उसको मिलेगा, फिर उसको डावरी आर्टिकल जो है। अब डावरी आर्टिकल में मैं आपको बताऊं यहाँ पे मसाइल क्या पैदा होते हैं। जब हम शादी का बंधन में चीज़ें बंध रही होती हैं ना, उस वक्त एक इमोशनल सी कैफियत होती है कि वालदैन भी बड़े इमोशनल होते हैं, लड़की वाले कि हर कोई दुआएं कर रहा होता है कि इनकी ज़िंदगी हो। तो कोई नहीं चाहता कि ऐसी बात हो कि हम कहें जी कि ज़रा लिस्ट साइन कर दें, ताकि वो लिस्ट, ताकि जब कल कोई डिस्प्यूट हो तो वो अदालत में साइन शुदा दोनों पार्टियों की लिस्ट दे दी जाए, तो वो डिस्प्यूट ही ना हो। अच्छा, अब उस वक्त कोई लिस्ट ऐसी प्रिपेयर नहीं की जाती, फिर वहाँ पे वो एक हैंडमेड लिस्ट बना के दी जाती है। वो कोशिश होती है, लड़की वालों ने वो चीज़ें जो आइटम आसमान पे ले जानी होती हैं, लड़के वाले ने जो नहीं भी दी होती वो भी डाल दी जाती है। अच्छा, लड़के वाले ने क्या करना होता है कि वो जो कहना है जी नहीं जी इन्होंने तो दिया ही इतना था, तो इसमें फिर कोर्ट जो है उसको पता होता है दोनों पार्टियां झूठ बोल रही हैं, अब कोर्ट ने उसमें मिलता जुलता कोई ऑर्डर करना होता है। तो मेरी यहाँ पे एक सुजेशन है कि निकाह नामे पे एक कॉलम जो है ना ये बनाया जाए कि जो शादी के वक्त जहेज दिया गया, वो जब निकाह रजिस्टर्ड होता है तो वो लिस्ट भी साथ उसके रजिस्टर्ड हो जाए, ताकि ये डिस्प्यूट खत्म हो गया, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि देखें, चीज़ें जो है ना, जब शादी के वक्त जब चीज़ें तय हो जाती है ना, तो आने वाली ज़िंदगी दुल्हे और दुल्हन की आसान हो जाती है। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ तय करनी है, थोड़ा सा मुश्किल फैसला सख्ती से कर ले, ताकि बाद में चीज़ों में पेचीदगी ना आए, कन्फ्यूजन ना आए। अच्छा, अब डावरी आर्टिकल का भी है, फिर मेंटेनेंस का भी है, फिर उसके बाद जो है औरत को हक है, इख्तियार दिया गया है कि अगर खावद उसकी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करता है तो वो उसके खिलाफ केस दायर करके, कंप्लेंट दायर करके उसे सजा भी दिलवा सकती है, अगर उसकी इजाज़त के बगैर शादी कर रहा है। इसको हम पॉलीगैमी कहते हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा खातून को जो विरासत की जो मसला जो बनता है वो भी क्लेम कर सकती है। तो औरत को सारे राइट्स दिए गए। यहाँ तक है कि औरतें फैमिली लॉज में, औरतें जहाँ रहती हैं, क्योंकि औरत यू लिए खामद के घर होती है माँ बाप के, अगर खामद यहाँ से 400 किलोमीटर दूर रहता है ना, उसने लाहौर में केस दायर कर दिया फैमिली का, तो वो खामद यहाँ आके केस भुगतेगा, और औरत पूरे पाकिस्तान में केस हो तो वो जहाँ रहती है वहाँ पे ट्रांसफर करवा सकती है। तो ये मैं समझता हूँ कि औरतों के लिए एक आसानी है और कानून में ये रखी गई है। लेकिन मैं इससे आगे बढ़ के कहूँगा कि हमें हमारे माशरे में भी ये चीज़ें होनी चाहिए कि देखें, एक कॉन्ट्रैक्ट था, नहीं चल सका, लेकिन आप सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपने एक अच्छा टाइम गुजारा हुआ है, आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम ना लगाएं, बोहतान ना लगाएं, आपस में ही बैठकर इस चीज़ को जो है ना ख़त्म कर ली जाए, सेपरेट कर लिया जाए। अब गार्डियन का जो मैडम फरमा रही थी, मैं लास्टली एक जजमेंट पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें कि यूजली ये होता है कि माँ दूसरी शादी कर ले तो बच्चा 7 साल से बेटे की सूरत में एज क्रॉस कर जाए तो यूजली कहा जाता है कस्टडी बाप को मिल जाती है बेटी की सूरत में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इसमें कहा कि देखें, वेलफेयर ऑफ द माइनर इज़ द बेसिक कंसर्न। अब देखें, अदालत, तीनों अदालतों ने, नीचे से फैमिली कोर्ट,
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट और हाई कोर्ट ने कस्टडी बाप को दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि तीनों अदालतों ने जो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट था कि जो बच्चा पिछले 10 साल से माँ के पास है, अच्छी एजुकेशन ले रहा है और कोर्ट में वो आके कह रहा है अब क्या करें, तो अदालत ने उसमें यहाँ तक ऑर्डर पास किया कि ये जजेस की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो नफ्सियाती पहलू जो है वो मद्देनजर उसको भी मद्देनजर रखे। ये भी बड़े अच्छी एक पॉइंट है जो उठाया गया था। बहुत शुक्रिया, चौधरी नसीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और सैयदा अमन ने भी हमें ज्वाइन किया था। अमन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम खुला के हवाले से बात कर रहे थे और उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है उस पर हमने बात की है। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं उस ब्रेक के बाद। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुरीली एंट्री हुई है हमारे आज के गेस्ट की। ताहिर मेहदी साहब आज हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। क्या ही खूबसूरत आवाज़ है और क्या ही खूबसूरत गज़ल उन्होंने गाई है। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया आपके आने का और वेलकम आपको जागो लाहौर में। एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ताहिर साहब, पहले भी हमने आपकी तारीफ़ की, आज भी हम आपकी तारीफ़ करेंगे। बहुत ही खूबसूरत आप गाते हैं और क्या ही सुरीली आवाज़ है आपकी। थैंक यू वेरी मच। तो थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएं, कब से शुरू किया, कितने साल हो गए हैं इस गायकी को आपके? जी बिल्कुल, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दुनिया मीडिया ग्रुप का और जागो लाहौर का, आपका, सारी टीम का। और उसके बाद ये है कि मैंने मौसीकी का जो आगाज़ है वो 2001 में मैंने शागिर्दी इख्तियार की प्रिंस ऑफ गज़ल परवेज़ मेहदी साहब, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, उनकी शागिर्दी इख्तियार की। फिर उनकी 2005 में जब वो इंतकाल फरमा गए, उनकी खिदमत करते रहे। फिर उसके बाद मुझे बड़े उस्ताद जी, उस्ताद मेहदी हसन साहब की खिदमत का भी मौका मिला, ये भी मुझे शर्फ हासिल हुआ। तो बेसिकली चूँकि मेरा जॉनरा जो है वो कवाली सूफ़ी बैंड है, मेरी कवाली पार्टी है। और जो मेरे जो मुझे सुनने वाले हैं वो उनको पता है कि मेरी, और गज़ल चूँकि मेरा शौक़ था तो मैंने कहा कि आज जागो लाहौर में गज़ल का भी थोड़ा सा टच दिया जाए और फिर आपको एक आधा कोई उस कवाली गज़ल के अंदाज से कभी गज़ल और कवाली मिक्सअप तो नहीं होगी कभी कभी? नहीं, दरअसल पैशन और प्रोफेशन कभी आपस में मिला तो नहीं? नहीं, इसका मुझे फ़ायदा हो जाता है बहुत ज़्यादा। जब गज़ल सुनने वाले मिलते हैं तो फिर मुझे ऐसा नहीं होता कि मैं सिर्फ कवाली करता हूँ। मुझे जब कोई गज़ल का कहता है तो मैं थोड़ी बहुत, हाँ जी, वो गज़ल भी हम कर लेते हैं और उसके बाद कवाली तो है ही। तो इसका मुझे फ़ायदा है, इसका मुझे नुकसान नहीं है, ये फ़ायदा है। तो कभी आपने इससे हटकर कभी कोई और जॉनरा करने की या उसको कह लें कि अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये मौसीकी की जो गज़ल है ना, क्लासिकल के बाद यही बेस है। बिल्कुल। अगर आप इसको थोड़ा समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप हर तरह का गाना गा सकते हैं। तो मैंने, वैसे तो मैं फोक भी गा लेता हूँ, भंगड़े शंगड़े भी गा लेते हैं हम, लेकिन मैंने अडॉप्ट नहीं किया। मैंने अपनी कवाली को और अपने सूफ़ी और गज़ल को आगे लेके चला हूँ। और वैसे भी आजकल यंगस्टर्स भी इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं, कवाली हो जाए, सूफी म्यूजिक हो जाए, गज़ल हो जाए। आजकल कितने ज़्यादा इसके इवेंट्स ही हम देख रहे हैं। अब वो जो भंगड़ा और बाकी जो बहुत ज़्यादा फास्ट म्यूजिक होता था वो इतना नहीं चल रहा है आज। वो बिल्कुल वो एक कॉन्सर्ट की हद तक रह गया है। अब जो चूँकि घरों में कवाली जो है वो शादियों में भी इवन दो की यही हो रही होती है। तो उसका एक ये भी फ़ायदा है कि अच्छी शायरी कवाली के ज़रिए यंगस्टर्स जो हमारे हैं उन तक पहुंच रही है। तो कवाली एक वाहिद ऐसा, या गज़ल एक वाहिद ऐसा ज़रिया है जिससे अच्छी शायरी, अच्छा कलाम लोगों को सुनने तक। भंगड़ा जब हम परफॉर्म करते हैं तो फिर हम ना थोड़ा सा फ़नून लतीफ़ा के जो हैं कवानीन, उनसे थोड़ा हम क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा, तो आपने वैसे जैसे आपने कहा कि आपने 2 लेजेंड हमारे पाकिस्तानी ऐसे गुजरे हैं, फ़नकार गुजरे, मैं तो नहीं कहूँगी आर्टिस्ट गुजरे हैं, जिनकी आपने खिदमत की है, जिनसे आपने सरपरस्ती हासिल की है उनकी। तो इनके अलावा किसको सुनते थे, किस जैसा बनना चाहते थे, किन की आवाज़ आपको अच्छी लगती थी?
कवाली की दुनिया में कोई भी दुनिया भर में से तो मेरे हाल से उठा वो लें। खान साहब ही होंगे। वो ख्वाब देखता है कि मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उन जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। बेशक ऐसी है, लेकिन ये है कि उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वही हमारा आइडियल बेशक ऐसे ही है और है। शायद आइंदा कई सौ सालों कई तक सौ वही साल रहेंगे। वो ही रहेंगे, बेशक ऐसी है। तो क्या सुनाने वाले हैं आगे आप? मैं एक और छोटी सी मेहदी साहब को याद करते हैं, फिर एक छोटी सी और चीज़। बहुत ही खूब। तो ताहिर साहब, आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, जिद्दत आती जा रही है, बिल्कुल। तो ये जो सोशल मीडिया है, इससे जो आप जैसा टैलेंट है या बाकी टैलेंट, उसको कितनी हेल्प मिल रही है? फायदेमंद है? सोशल मीडिया फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। नुकसानदेह भी है। उसकी वजह ये है कि आप देख रहे हैं कि जो लोग सीख के नहीं आते, जो लोग बिल्कुल ऐसे ही आके, तो वो दूसरे मेहनत करने वाले लोगों के काम के ऊपर जो वो शब खून है। तो मैं समझता हूँ हमारी कौम, हमारी आवाम जो आर्टिस्टों से इतना प्यार करती है, फनकारों से, तो वो थोड़ा सा ना एक क्राइटेरिया सेट करें कि भाई लोग सीरियस गाने वाले कौन हैं और जो मजाक करने वाले हैं वो भी हम में से ही हैं। तो वो कौन है, ये थोड़ा सा सोशल मीडिया में है कि एक ही सारा कुछ चल रहा है, वो एक स्क्रॉल जिसमें मेहदी साहब को भी डिस्कस किया जा रहा है। देखिए वो हमारे बड़े प्यारे भाई हैं चाहत फ़तेह अली खान, तो वो पिछले दिनों दुनिया टीवी के एक प्रोग्राम में शफ़क़त अमानत अली खान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारी कौम को ये थोड़ा डिफ़ाइन करना चाहिए। ठीक है, कॉमेडी अपनी जगह पे, लेकिन गाने वालों की जो हैं वो उनके जज्बात मजरूह नहीं होने चाहिए। तो बाकी सोशल मीडिया, यकीनन सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है और सोशल मीडिया बहुत सपोर्ट करता है। तो ये भी तो देखे ना, फिर उनको भी उनके भी चाहने वाले बहुत है, जिस तरह आपने बात की चाहत नहीं, हम भी उनके चाहने वाले हैं। उनके बहुत भी चाहने वाले हैं, उनके लाइक्स इतने आते हैं, उनके मिलियंस में उनकी वीडियोस किस्मत जाती चेक है। करें ना, मैंने उनका नाम लिया और आपके चेहरे पे हंसी आ गई। बस ये कुछ लोग होते हैं कि जिनका नाम लेते हैं तो आपके चेहरे पर हंसी आ जाती है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताइए कि जो इस फील्ड में आना चाहता है ताहिर साहब, उसको क्या आप सजेशन करेंगे, क्या टिप्स देंगे कि उस बंदे के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक्सेप्ट चाहत फ़तेह अली खान? वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। वो भी अगर थोड़ी मेहनत करे ना तो वो थोड़ी नहीं, मुझे लगता है बहुत मेहनत करनी चाहिए। हाँ जी, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी आता है, आवाज़ होती है अल्लाह ताला की तरफ से, गिफ्ट होता है, वो तोहफा होता है, बिल्कुल। तो उसके लिए ये है कि आप उसको अगर थोड़ा संवार लें, थोड़ा सुधार लें, तो वो परफेक्ट चीज़ें हो जाएं, तो ये करके आना चाहिए। मैं इस वक्त ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत आप क्लासिकल सीख के हैं, वो तो चंद लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, थोड़ा बहुत सीख लेना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते ताहिर साहब से एक और कुछ हम जी बिल्कुल, एक मेरा नया सॉन्ग